नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ राहुल और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। डोडा पोस्ट पर पाबंदी, बनी पोस्तियों के गले की फांस। आबकारी कार्यालय पर पोस्तियों ने किया प्रदर्शन। बदहाल हो चुकी है शहर की ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस प्रशासन है मौन। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं ने किया विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां हुई तेज, डेली लाइव की टीम ने लिया सरस्वती कॉलेज का जायजा। और अब खबरें विस्तार से। शौक के रूप में डोडा पोस्ट का सेवन न जाने कब फितरत में शुमार हो जाता है, इसका किसी को अंदाजा नहीं था। पोस्ट का नशा करने वाले पुराने लोगों के साथ साथ सैकड़ों नवयुवक भी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। लिहाजा आपको बता दें कि राजस्थान में अब हाईकोर्ट ने डोडा पोस्ट के ठेके बंद करने के आदेश दिए हैं। डोडा पोस्ट का सेवन करने वालों को पोस्ट ना मिलने के कारण अब उनकी हालत भी बिगड़ने लगी है। आज डोडा पोस्ट का सेवन करने वाले काफी नशेड़ी लोग डीओ कार्यालय पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या कहना है नशेड़ियों का, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। पंजाब के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट ने भी डोडा पोस्ट के ठेके बंद करने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश को प्रशासन ने गंभीरता से लागू किया है और अब डोडा पोस्ट के ठेकों पर पोस्ट नहीं दिया जा रहा, जिस बात से डोडा पोस्ट का सेवन करने वाले सैकड़ों लोग जो कि काफी सालों से डोडा पोस्ट खा रहे हैं, उन्हें पोस्ट नहीं मिल पाने के कारण अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि डोडा पोस्ट एक ऐसा नशा है जो कि व्यक्ति के खून में रच जाता है। पोस्ट खाने वाले लोगों का कहना है कि जब वे जवान थे तो खेतों में काम करते वक्त वे नशा करने लगे ताकि शरीर को थकावट महसूस ना हो और वे ज्यादा काम कर सकें, लेकिन धीरे धीरे लोग डोडा पोस्ट के आदी हो गए और अब स्थिति इतनी खतरनाक हो चुकी है कि ये लोग अब नशे को छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन अब सरकार ने डोडा पोस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है और डोडा पोस्ट का सेवन करने वाले लोग नशा ढूंढते फिर रहे हैं जो कि अब उन्हें नहीं मिल रहा है। मैंने 40 साल से पोस्ट खाता हूँ, परमिटधारी आदमी हूँ मैं, तो मुझे पोस्ट नहीं मिल रहा। पीछे मैंने कैंप लगा था, वहाँ छोड़ा था, मैं बीमार हो गया, उघाड़ा हो गया, मेरी बेइज्जती होगी, रिश्तेदारों में मेरी बहुत भयंकर परिस्थिति हो गई। सरकार ने 1 साल और देने के बाद मेरा हौसला बढ़ा, 1 साल और जिएंगे। तो सरपास खाने के लिए तैयार था पर मैं नहीं खाई। अब ये बात है कि पोस्ट बिना हम नहीं रह सकते। सरकार जितने हमें सामान दे इतने हम खाएंगे, बाकी नहीं देंगे तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम क्या करें, कुछ करें, ये या मरे वो हमारा काम है। देखो 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਜੀ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰਮਿਟ ਆੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ नहीं मिलता, किधर जाइए? राजस्थान हाईकोर्ट ने भले ही डोडा पोस्ट के ठेके बंद करने के आदेश दे दिए हो, लेकिन हनुमानगढ़ की स्थिति आपने देख ही ली है। लोगों का कहना है कि वे इस बात का विरोध कर रहे हैं और बहुत सालों से वे डोडा पोस्ट का सेवन कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने पोस्ट को बैन नहीं किया, लेकिन भाजपा सरकार के आते ही नशेड़ियों की स्थिति खराब हो गई है। क्या कहना है डोडा पोस्ट का सेवन करने वाले नशेड़ियों का, आप खुद ही सुनिए और देखिए स्थिति डोडा पोस्ट खाने वाले नशेड़ियों की। राज्य सरकार ने पोस्ट बैन कर दिया गया है, सभी ठेकों पर पोस्ट प्रतिबंध कर दिया गया है, पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। जो लाइसेंस बने हुए हैं, सालों से लोग 40-40 साल से लोग पोस्ट खा रहे हैं, उन्हें भी पोस्ट नहीं दिया जा रहा है। स्थिति उनकी नाजुक हो रही है और जिला यानी कि जो डीओ के कार्यालय पर आज वो आए हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कितने सालों से पोस्ट खा रहे हैं? 40 साल से खा रहा हूँ जी। तो अब कैसी स्थिति है पोस्ट की? अब ऐसे पोस्ट नहीं खाएंगे तो हमारे टीबी हो जाएगी। 2 दफ़ा टीबी हुई है, आपके कागज है साल के अंदर। बाकी मैं पोस्ट वगैरह में नहीं रह सकते। पोस्ट मिलेगा तो हम जिएंगे, पोस्ट नहीं मिला तो हमें कोई सरकार बंद करती है तो करो, हम अपने आपका जिए या मरे, नहर में पड़े या फां लगाए, कुछ भी करें, आपकी हम करने के लिए तैयार है। नहीं तो आप छोड़ भी तो सकते हैं। नहीं छोड़ते। 2 बार छोड़े में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ, डॉक्टर कोई दवाई दी, 6 महीना में पागल हो गया और बाकी मेरा गाभा खुल गया, उगाड़ा हो गया, मेरी बेइज्जती हुई है, तो मैं भी बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोचा अभी हम मरना अच्छा है। सरकार ने 1 साल और दे दिया तो इसलिए मैं हौसला बढ़ गया, अभी 1 साल तो नहीं मरेंगे, और आगे नहीं दिया तो हम मरने के कारगर पड़ जाए। धन्यवाद। आप कितने सालों से पोस्ट खा रहे हैं? आप 28 साल से खा रहे हैं सब। अच्छा। और अब बेहालत बड़ी जोरी कष्ट हालत हो रही है, मरने में सारे यहाँ आज 5 दिनों में नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर खड़े यहाँ 3703 है जी। आप भी पोस्ट खाते हैं? खाते नहीं। कितने सालों से पोस्ट खा रहे हैं? 40 साल हो गए। 40 साल से। तो अब कैसी स्थिति है आपकी? मतलब डामाडोल है जी, हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी बीमारियों ने घेर रखा है।
ऐसी भी क्या वजह रही कि आपको पोस्ट खाना पड़ा, नशे की ये लत कैसे लगी है? पहले खेती बाड़ी करते थे, काम ज़्यादा करते थे, ले लेते थे, गांव से खुला मिलता था। सरकार ने पहले लागू कर दिया, बंद कर दिया। नहीं तो सरकार ने आपको ये नोटिस भी दिया था, अल्टीमेटम भी दिया था कि ये पोस्ट बंद किया जाएगा, फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। छूटता है ही नहीं है साहब, ये तो रगों रगों में बस गया ये, छूटता नहीं है। सरकार देगी तो ठीक है, नहीं तो मर जाएंगे। आप कितने सालों से पोस्ट खा रहे हैं? 40 साल से खा रहे हैं। 40 साल से पोस्ट छोड़ नहीं सकते क्या आप? ये कैंप लगाए थे सरकार ने। 2 बार दवाई ले ही छोड़ने के लिए, फिर हार्ट अटैक होने लग गया, फिर वो ब्लड प्रेशर हो गया, अपने शुगर हो गया बहुत ज़्यादा, नहीं छूटा। नहीं तो सरकार ये नशा मुक्ति के जो कैंप भी लगा रही है अस्पतालों में, आपके कैंपों में कोई भी व्यवस्था नहीं है बेटा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नहीं है। गोलियां देते हैं, गोलियों से उससे ज़्यादा तो हमारे पास ही है गोलियां, नींद आती वो कुछ नहीं करता। वो शरीर मरते हैं। कैंप में गए थे, दवाई ली थी, कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं तो अब आप ये तो सरकार की जांच है, बस सरकार जांच करवाती रहती है। अब आपको क्या आश्वासन मिला? आप डी ऑफिस के यहाँ आए तो क्या कह रहे हैं आपको? क्या कुछ नहीं दिया जाएगा कि नहीं दिया हमारी तमाशा यही अभी हमको मिली। सरकार ने पहले क्यों परमिट बनाए, सरकार ने चालू किया है, सरकार ने अब आपकी मर्जी से बंद कर रहे हैं। हमारा हमको तो मिलना चाहिए, नहीं तो मर जाएंगे, यहाँ ही मरेंगे। 60 साल के ऊपर जरूरी है भी पोस्ट बंद नहीं करना चाहिए। नए जो लड़के हैं उनके लिए बंद करना, उनको दवाई दें, सब कुछ। हमारे जो 60 साल से ऊपर है कोई दवाई नहीं आती, कोई दवाई काम नहीं करती। मेरे साथ मौजूद थे काफ़ी गांवों से, दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आए हैं, जिला मुख्यालय पर आए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें पोस्ट दिया जाना चाहिए सालों से, यानी कि इनका कहना 40 साल से, कोई 60 साल से पोस्ट खा रहा है, काफ़ी उम्र दराज ये लोग हैं। पोस्ट एक ऐसी बीमारी है, जैसा कि इन्होंने बताया, कि रग रग में बस जाता है, जैसा कि खून में पोस्ट बस जाता है। पोस्ट छोड़ना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। और इनका ये भी कहना है कि जो पोस्ट की जो शुरुआत हुई थी वो हम आपको बता दें। पोस्ट इन्होंने खाना तब शुरू किया जैसा कि खेती में काम करते थे, तो नशे की लत लगे इनको, पोस्ट खाते थे और ज़्यादा काम करते थे, शरीर में थकावट नहीं होती थी, इसलिए वही आदत इनकी बिगड़ती गई और डोज ज़्यादा बढ़ती गई, जिसके कारण कि पोस्ट खाने को अब ये मजबूर है। लेकिन सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है और ठेकों पर पूर्णतः जो बंद कर दिया गया है डोडा पोस्ट, इसलिए इनकी हालत खस्ता हो रही है। लेकिन इसीलिए अब ये विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन अधिकारियों ने इन्हें ये कहा है कि थोड़े दिनों के बाद पोस्ट आपको दिया जाएगा, और वो भी जो सरकारी चिकित्सालय है, राजकीय अस्पताल है, वहीं मिलेगा। इनका कहना है कि अगर पोस्ट नहीं मिलेगा तो ये आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। देखना होगा कि अब सरकार इस ओर गंभीर होती है और आगे क्या रुख अख्तियार करती है। कैमरा पर्सन जाकिर हुसैन के साथ विक्रम सिंह, डेली लाइव, हनुमानगढ़। हालांकि अब राजस्थान में डोडा पोस्ट पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है और नशेड़ियों को पोस्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी बात को लेकर वे आज आबकारी अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और डोडा पोस्ट को दोबारा शुरू करने की मांग की। जरूरी बात आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 6 महीने पहले पोस्ट छुड़ाने के लिए शिविर लगाए गए थे, लेकिन उन शिविरों का ज्यादा असर नहीं हो पाया है और डोडा पोस्ट की बिक्री बंद करने का काफी विरोध भी हुआ है। अब डोडा पोस्ट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का भी विरोध किया जा रहा है। नशेड़ियों ने सरकार से मांग की है कि सरकार डोडा पोस्ट के ठेकों को दोबारा शुरू करवाए। डेली लाइव के लिए जाकिर हुसैन के साथ विक्रम सिंह की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। कहने को तो पुलिस विभाग ने ट्रैफिक थाने का व्यवस्था सुधारने में लगा रखा है, मगर जिस तरह से शहर के हालात हैं उसे देखकर लगता नहीं कि ट्रैफिक पुलिस कोई कार्य कर रही है। जंक्शन और टाउन शहर में लोग ऑटो से सफर करते हैं, जिसके चलते यहाँ ऑटो की संख्या भी बहुत अधिक है और ये ऑटो चालक किसी प्रकार के यातायात नियमों का पालन नहीं करते, जिनकी वजह से आए दिन शहर में दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई मौतें भी हो चुकी हैं। इन ऑटो पर लगाम लगाने वाला शायद शहर में कोई है ही नहीं। अपनी मर्जी से सड़कों पर बेतरतीब ऑटो दौड़ते हैं। वहीं शहर के मुख्य बाजारों में किसी प्रकार की पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के चलते नागरिकों को परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार नागरिकों ने प्रशासन से गुहार भी लगाई, मगर प्रशासन पर कोई असर नहीं हुआ और नतीजन आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।
हनुमानगढ़ में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत बिगड़ी हुई है। यहाँ पे जो ऑटो वाले उनकी मनमर्जी है, बिल्कुल ही आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं वो लगभग ऑटो के कारण ही हो रहे हैं और डेली हफ्ते में 4-5 जो मौतें हैं वो ऑटो के कारण होती है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। यहाँ पे प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। इस तरफ मेरी प्रशासन से अनुरोध है कि वो इस तरफ पूरा ध्यान दें और ऑटो वालों को सुधारें। बदहाल है, बहुत ही बुरा हाल है यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था का। इतनी समस्या रहती है भी आए दिन टैक्सी चालकों की वजह से न जाने कितने लोग मरते होंगे। उनका कोई सिस्टम नहीं है चलाने का, जहाँ मर्जी है वहीं मोड़ देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं रहा, पुलिस इसमें बिल्कुल नाकाम है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ नहीं होता। हनुमानगढ़ के जंक्शन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दिनों दिन बिगड़ती नज़र आ रही है। कोई व्हीकल जो जिसकी जी आता है वैसे चलाता है, कोई हेलमेट नहीं पहनता, टेम्पो वाले हैं ओवरलोड जा रहे हैं, कोई साइड से नहीं जा रहा, व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यातायात पुलिस भी इस चीज़ में ढिलाई बरत रही है बहुत ज़्यादा। बाज़ार में भी देखें तो व्यवस्था यानी पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है और जो 2 व्हीलर वाले हैं या 3 व्हीलर वाले हैं वो जो है बिल्कुल भी अपनी मनमर्जी से गाड़ी चला रहे हैं। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। यातायात पुलिस को भी विशेष और लोगों को भी अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी ध्यान देना चाहिए कि यातायात व्यवस्था सही हो तो हमारी भी सुरक्षा है और दूसरों की भी सुरक्षा है। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा यूं तो ट्रैफिक पुलिस के पास है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी कई बार जब अधिकारियों और नागरिकों के आक्रोश का दबाव पड़ता है तो नाका लगाकर नाम मात्र की कार्यवाही करते हैं, मगर कार्यवाही के 2 दिनों बाद फिर वैसे के वैसे हालात हो जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस यूं तो दावे करती है कि शहर की व्यवस्था बिल्कुल सही है, मगर हकीकत सड़कें बयान कर रही है और इस बाबत अधिकारी कुछ भी कहने से बचते रहे। हनुमानगढ़ टाउन के महावीर दल धर्मशाला में आज साप्ताहिक भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। इससे पहले अरोड़वंश धर्मशाला के शिव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भागवत कथा वाचन करने के लिए वृंदावन से साध्वी सुनीता आई हुई हैं, जो कि साप्ताहिक कथा का वाचन करेंगी। उन्नीस तारीख से महावीर दल में 7 दिन के लिए सप्ताह पारायण का प्रोग्राम रखा गया है। इस प्रोग्राम में हमारे वृंदावन धाम से आई हुई साध्वी जी सुनीता जी आप सबके बीच में 7 दिन तक कथा प्रवचन करेंगी। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। आज प्रथम दिवस है कथा का। आज अरोड़वंश मंदिर से श्रीमद् भागवत महाकथा का शुरुआत होकर के कलश यात्रा शुरू की गई है और इसके बाद में अभी पूजन होगा। पूजन के तुरंत बाद 2 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। हमारे वृंदावन धाम से आई हुई साध्वी जी सुनीता जी, जो आपके यहाँ कई बार आ चुकी हैं, पधारी हुई हैं, इनके मुखारविंद के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन और सत्संग का लाभ उठा अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए। देखिए, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इस हनुमानगढ़ शहर में आज ये हमारा वैसे तो 8वीं बार कथा का अनुष्ठान करने के लिए आने का सौभाग्य है, लेकिन 2 बार किसी के घरों में और 6वीं बार ये आपके शहर में गिरिराज जी कृपा से, आप सबकी कृपा से हमारा प्रवेश हुआ है। और हमारे पास शब्द तो नहीं है कहने के लिए, लेकिन हम सब आपके आभारी हैं। और ये भगवत कथा भगवान कृष्ण राधा रानी के सानिध्य में जो भी भक्त प्रेमी श्रवण करेंगे वो अपने जीवन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। और भगवत कथा कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये तो साक्षात नारायण स्वरूपा है। जिनके जीवन में इसके रसास्वादन पान जो करते हैं उनके जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। हमारी संस्कृति जो डूबती जा रही है वो सदैव विद्वान होती है। तो यहाँ तक हमारे भक्त प्रेमी सबको
इसकी सूचना हो, वो सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि सभी यहाँ पधारें। जय श्री कृष्णा। जय प्रदेश के 5 विद्युत निगमों में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता अपनी मांगों को लेकर काफी समय से आंदोलनरत है। कई बार प्रदर्शन किए मगर सुनवाई नहीं हुई। इस बात से खफा कनिष्ठ अभियंताओं ने विद्युत कार्यालय का घेराव किया। गौरतलब है कि प्रदेश के 5 विद्युत निगमों के कनिष्ठ अभियंता अपनी प्रमुख मांग जैसे अभियंताओं की वेतन विसंगतियों को समाप्त करने, पे ग्रेड 4800 रुपए करने, साथ ही विद्युत कंपनियों में सहायक अभियंताओं के 20 वर्ष होने पर सीधी भर्ती में पदों को पदोन्नत पदों में समायोजित कर निगमों में कार्यरत अनुभवी कनिष्ठ अभियंताओं के पदों को भरा जाए। वहीं पूर्व की भांति कनिष्ठ अभियंता के 9 वर्ष के सेवा काल पूर्व होने पर उन्हें पदोन्नति दी जाने की मांगों को लेकर पूर्व में कई बड़े आंदोलन किए जा चुके हैं, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं। इस बाबत आज कनिष्ठ अभियंताओं ने विद्युत कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मांग की है कि जल्द ही उनकी मांगों का निस्तारण किया जाए, वरना उनको उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं प्रांतीय संगठन सचिव पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन राजस्थान का प्रांतीय संगठन सचिव राकेश वर्मा। हम पिछले 5 साल से लगातार हमारी कुछ समस्याएं हैं कनिष्ठ अभियंताओं की, उनके लिए लगातार प्रयासरत हैं और अभी तक कोई किसी तरह का जो है समाधान इनका नहीं हुआ। इसके लिए उसी क्रम में हमारा जो आज का भी धरना है, ये धरना जो है हमने 25 तारीख को राजस्थान लेवल पर जयपुर में रैली और धरने के आह्वान से पहले एक जिस तरह से फिल्म का ट्रेलर होता है उस ट्रेलर के रूप में देखते हैं। इसलिए ज़िले के सभी मुख्यालयों पे हमने ये धरनों का जो है 19 तारीख का प्रोग्राम रखा है। 25 तारीख का हमारा जयपुर में रैली और धरने का प्रोग्राम रहेगा, उद्योग मैदान में धरना लगाया जाएगा। और इसके ये जो है हमारी इंजीनियर्स की जो है मुख्य रूप से 3 समस्याएं, जो अभी 3 मांग कहें या हक हैं हमारे, उनकी बात कर रहे हैं। जिसमें एक तो आप सब जानते हैं कि विद्युत अभियंता जो है किस विषम परिस्थिति में काम करता है, उसके बावजूद जो है किसी समय नायब तहसीलदार के बराबर की तनख्वाह लेने वाले कनिष्ठ अभियंता को आज तृतीय श्रेणी अध्यापक की तनख्वाह के बराबर कर दिया गया है। यानी द्वितीय श्रेणी का वेतनमान प्राप्त जो कनिष्ठ अभियंता है वो तृतीय श्रेणी में ला के छोड़ दिया है, जिससे कि हमारे कनिष्ठ अभियंताओं में भारी रोष, हताशा, निराशा सब है, जिसकी वजह से सही ढंग से हम लोग का ये जो है अपनी पूर्ण दक्षता के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार से ये निवेदन है कि कनिष्ठ अभियंता अपनी पूर्ण दक्षता के साथ काम तभी कर पाएंगे जब वो उनकी समस्याओं का निदान हो जाए। अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे साथ। भैया कितना हुआ? 49। भैया जो जाओगे? छुट्टा रख लीजिए। अरे सुनिए मैडम, 1 मिनट, 1 रुपया वापस कीजिए ना। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। हाँ, चलो जो। ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहे, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो जाइए और बांध लीजिए अपने प्रियजनों के भविष्य पर ये 1 रुपए का सुरक्षा कवच। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा, और रक्षा तेरी पूंजी की जीवन भर की है सुरक्षा। पेश है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब बैंक खाता आसानी से खुलेगा, साथ ही डेबिट कार्ड और 1 लाख के दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा। बढ़ते जा तू बढ़ते जा, बैंक की ओर तू कदम बढ़ा। देशवासियों, अगर बैंक में खाता नहीं है तो आज ही नजदीकी बैंक शाखा या शिविर में या बैंक मित्र से संपर्क करें। बढ़ते जा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब नजरें डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर।
छात्र संघ के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे छात्रों में उत्साह नजर आने लगा है और सभी कॉलेजों में चुनाव रोमांचक होने की संभावना है। प्रशासन ने भी छात्र संघ चुनाव को देखते हुए पूरी तरह से कमर कस ली है और उम्मीद है कि सभी कॉलेजों में ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो जाएंगे। छात्र संघ के चुनावों का बिगुल बज चुका है और अब पूरे राजस्थान में 26 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। हनुमानगढ़ जिले के सभी कॉलेजों में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और अब सभी प्रत्याशी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आज सरस्वती कन्या महाविद्यालय में भी सभी छात्राओं ने चुनाव प्रचार किया व अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। हालांकि अभी प्रत्याशी दावे कर रहे हैं कि वे छात्र हितों के लिए सदैव संघर्ष करते रहेंगे और कॉलेज में जो भी समस्याएं आएंगी उन्हें दूर करवाने के पूर्णतः प्रयास किए जाएंगे। वहीं छात्रों को भी प्रत्याशियों से पूरी उम्मीदें हैं और वे भी वोट मांगने में उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। हम इस कॉलेज की सफाई कुछ प्रॉब्लम है गेम की जो पिछले साल हमने देखी थी, कैंटीन की है, जैसे सफाई पानी की है, बहुत ज़्यादा सारी प्रॉब्लम है। इसके लिए हम सोल्यूशन के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। कॉलेज के अंदर सफाई की भी है, कैंटीन की भी है और पानी की भी है और कुछ स्टाफ की भी है। हम पहली बार हम खेल के लिए कुछ कदम उठाना चाहेंगे, सफाई के लिए, ऐसे कैंटीन वगैरह के लिए कॉलेज लेवल स्टार्ट करेंगे और कुछ जो गरीब हैं जो फीस नहीं दे सकते उनकी कम कराने की, माफ़ कराने की कोशिश करेंगे। हमारा अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये फ़र्क पड़ता है वो हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। हाँ, हमारे नाजायज़ ना से जायज़ बातों में हमारा साथ देना चाहिए, बोलने वाला हो। हमें हमारे पास आके पूछे भी आपको क्या प्रॉब्लम है, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए भी हमें ये प्रॉब्लम है, वो हमारे पास आए भी आपको क्या प्रॉब्लम है। इसलिए कॉलेज की सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे सफाई नहीं है, सेकंड प्रॉब्लम स्टाफ की है और थर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे पानी की भी है, कैंटीन भी काफ़ी हद तक, और बसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो हैं स्टूडेंट्स हैं उनको खड़े होके जाना पड़ता है, तो हम बसेस भी अलग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि गर्ल्स की आने जाने की होती है, बसों की प्रॉब्लम होती है। तो पहले से हम ये डिसाइड करें जो लड़कियां ज़्यादा हैं उनकी बस अलाउ करवाएं, अलग से अलग, कॉलेज की अलग और स्कूल की अलग। सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है, उसको हम हल करना चाहते हैं। उसके बाद आती है कॉलेज की सफाई, पानी की व्यवस्था, सब कुछ। उसके बाद आती है कि लड़कियों की क्या मांग है, क्या चाहती है वो मनोरंजन के लिए, खेल कूद के लिए, लाइब्रेरी में क्या होनी चाहिए, क्या बुक होनी चाहिए, क्या सुविधा होनी चाहिए, उसके पीछे। और जितने बाद हम तो जो लड़कियां कहेगी वही करवाना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 26 अगस्त को छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं और प्रत्याशी जी जान से प्रयास कर रहे हैं छात्र हितों की समस्याओं को दूर करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। हनुमानगढ़ जंक्शन की सड़कों पर सरेआम ओवरलोड बसें दौड़ रही है। जिंदगी को दांव पर लगाकर सवारियों को अपनी जिंदगी की भी फिक्र नहीं है और जिंदगी को दांव पर लगाने में यहाँ के परिवहन विभाग भी उतना ही जिम्मेवार है जितना कि यहाँ के बस चालक। हनुमानगढ़ में ऐसे नज़ारे आम हैं जिनमें सड़कों पर दौड़ रही बसों की छत पर बैठकर लोग यात्रा करते हैं। बसों को ओवरलोड भरकर बस चालक को भी किसी की जिंदगी और मौत से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो मतलब है सिर्फ पैसों से। ताजा मामले की बात करें तो रोड़ामाली से एक बस ओवरलोड सवारियों को बिठाकर हनुमानगढ़ की तरफ आ रही थी। जब ड्राइवर से ज्यादा सवारियों को चढ़ाने के संबंध में बात की गई तो ड्राइवर साहब का कहना था कि स्टूडेंट जबरदस्ती बैठ जाते हैं, अगर मना किया जाता है तो फिर वो बस को नुकसान पहुंचाते हैं। आप इनको रोकते नहीं हो? रोके से झगड़ा कौन करे, झगड़ा कौन करे? हाँ, सारे ऊपर जितने होते हैं स्टूडेंट होते हैं, गाड़ी रोक लेते हैं, जो ना चढ़ा के ले आएंगे वो शीशे फोड़ेंगे। और वहीं सवारियों को आरोप था कि इस रूट पर 2 बसों का संचालन होता है, मगर स्वार्थ और बचत के चलते ये लोग एक ही बस को इस रूट पे चला रहे हैं, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें बस की छत पर बैठना पड़ता है। आप टिकट दे देते हैं, कई बार नहीं देते। नीचे जगह नहीं होती इसलिए वो चढ़ा देते हैं। और भी आती हैं बहुत। ये आपको रोकते नहीं है कभी कंडक्टर ड्राइवर? कई बच्चे चढ़ जाते हैं जबरदस्त। तो आप ऊपर चढ़ते मना नहीं करते? ये तो मना करते हैं पर जबरदस्त चढ़ जाते हैं लड़के। बात ये जी मैं बता रहा हूँ आपको।
इनकी ये 11:30 मतलब ये जो 10:30 और जो ये 11:45 2 बस आती है, तो ये उन 2 बसों की जगह ये सिर्फ एक बस निकालते हैं वहाँ से। उसका क्या कारण है? बात ये है उसका क्या करना है, एक बस क्यों निकालते? तो कारण ये है कि मतलब तय बचत और मुनाफा करना, और क्या है इसमें। इस मामले में कौन सच्चा कौन झूठा वो तो हमारा कैमरा बयां कर ही रहा है कि किस तरह सवारियां अपनी जान को हथेली पर रखकर सफर करते हैं। साथ ही इस तरह की घटना परिवहन और ट्रैफिक व्यवस्था पर भी सवालिया निशान लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। जिला प्रशासन हनुमानगढ़ द्वारा जंक्शन के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में लाखों रुपए की लागत से बनाए गए एजुकेशनल पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और इसमें हुए भ्रष्टाचार को चीख चीख कर बयान कर रहा है। इस पार्क का उद्देश्य था इसे देखने आने वालों को हनुमानगढ़ के इतिहास और सरकार द्वारा चलाई गई जनहित की योजनाओं से रूबरू करवाना, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही और सार संभाल के अभाव में आज ये पार्क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। आज इस पार्क को देख के यही लगता है कि यह सिर्फ दिखावे और अपनी जेब गर्म करने के लिए इस पार्क का निर्माण कराया गया था। गौरतलब है कि कई महीनों की मेहनत और लाखों रुपए खर्च करने के बाद इस पार्क का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट कलाकार ने किया था। ज्ञानोदान पार्क का निर्माण 2008 में हुआ था और इसका उद्घाटन कृषि राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी द्वारा किया गया था और वे भाजपा सरकार में मंत्री थे। शायद सरकार गई तो पार्क की भी उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली और प्रशासन की लापरवाही के चलते आज ये जर्जर होता जा रहा है। हनुमानगढ़ जिला हेडक्वार्टर पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना आज भी देखने को मिल रहा है। एक ज्ञानोदान पार्क बनाया गया था, उस पार्क में सरकार के लाखों रुपए, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत बड़ा पैसा इस ज्ञानोदान उद्यान के नाम पे खर्च किया गया, जबकि इसमें लगा हुआ कुछ भी नहीं है। इसकी जो मंशा थी, इसको क्यों बनाया गया था, वो मंशा पूरी नहीं हो रही। इस पार्क को बनाने की नीयत में फ़र्क था। इस पार्क को सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि बहुत बड़ा पैसा हम इस पार्क के नाम पे हजम कर जाएं। और मैं तो कहता हूं सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वो इस पार्क की सीबीआई से जांच करवाएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। इन चीज़ों का किसी को कोई फायदा नहीं। आज इस गेट पे ताला लगा हुआ है और लाखों रुपए का जो है कंस्ट्रक्शन के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। इनकी जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मांग उठाओगे आप लोग? हम लोग मांग उठाएंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब को दिखाएंगे, उनसे कलेक्टर साहब से पूछेंगे हम कि आपके जो पूर्ववर्ती कलेक्टर थे उन्होंने इतना बड़ा भ्रष्टाचार करने की क्या नौबत आ गई थी। इसी तरह से एक हमारे यहाँ एक मिट्टी का किला बना हुआ है, इसमें कई लाख रुपए एक बहुत बड़े कलाकार को बुला के और उसके नाम पे उठाए गए थे राज्य सरकार के, और वो किला उसमें सिर्फ मिट्टी, बालू मिट्टी का बना हुआ था, जो देखने पे ऐसे एक बेवकूफ़ी वाला कार्य लग रहा है। पता नहीं कैसे सरकार ने इनको परमिशन दे दी या इनको माफ़ कर दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वहीं इस पार्क को देखने आने वाले लोगों को भी मायूस होकर लौटना पड़ता है, क्योंकि पार्क के बदहाल अवस्था में होने के साथ साथ इस पर कभी ना खुलने वाला ताला भी लटका हुआ है। नागरिकों का कहना है कि उन्होंने इस बारे में काफी सुना है, लेकिन जब वे इसके हालात देखने आते हैं तो यही सोचते हैं कि ये मात्र भ्रष्टाचार करने के लिए बनवाया गया था। उद्यान पार्क में जो ये मॉडल बनाए गए थे, जैसे राज्य सरकार की योजना इत्यादि है, वो मॉडल आज झाड़, उन मॉडलों से ज़्यादा तो आज झाड़ है इसमें। इस ज्ञानोदान पार्क को अगर आप वन विभाग को सौंप दे तो वो बढ़िया रहेगा। यहाँ जो मॉडल बनाए वो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज तक मैंने 8 साल में देख रहा हूँ कि ये कभी गेट पर कोई आदमी नहीं होता, गेट का ताला लगा हुआ है, उस ताले पर भी जंग लगा हुआ है। सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है तो सरकार में बैठे अधिकारी देखेंगे। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि ये पार्क जिला कलेक्टर के परिसर में बना हुआ है, जहां से जिले के जज से लेकर जिला कलेक्टर तक हर रोज इसके सामने से गुजरते हैं। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या कभी इन अधिकारियों की नजर इस पर पड़ी नहीं, या वे इसकी बदहाल हालत को लेकर अनजान बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइव। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।